एजुकेशन पॉइंट विषमसर चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम शाकंभरी का चौहान वंश पढ़ेंगे। शाकंभरी के चौहान वंश की सर्वप्रथम हम उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, यानी कि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग अभिलेखों में भी चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत मिलते हैं। तो सबसे पहला जो मत है वो पढ़ेंगे हम अग्निकुंड का मत। अग्निकुंड का मत। चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, इसके बारे में हमें जानकारी चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से मिलती है। अगला जो मत है हमारा आचार्य मेरुतुंग ने दिया। आचार्य मेरुतुंग ने भी चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई और आचार्य मेरुतुंग ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रबंध चिंतामणि में भी हमको चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। इन दोनों का समर्थन किया मुहनोत नैन्सी व सूर्यमल्ल मिश्रन ने, यानी चार इतिहासकार हुए जिन्होंने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। चंद्रवरदाई, आचार्य मेरुतुंग, मुहनोत नैन्सी व सूर्यमल्ल मिश्रन। चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से हमें जानकारी मिलती है कि माउंट आबू पर गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से चौहानों को निकाला। अग्निकुंड से या यज्ञ कुंड से गुरु वशिष्ठ ने 4 योद्धाओं को निकाला। वो 4 योद्धाएं हैं प्रतिहार, परमार, चालुक्य व चौहान। एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले हमने चौहान वंश की उत्पत्ति पढ़ी और पहला मत पढ़ा अग्निकुंड का मत। अग्निकुंड का मत का समर्थन यह जानकारी मिलती है हमें चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से, आचार्य मेरुतुंग की पुस्तक प्रबंध चिंतामणि से। इस मत का समर्थन सूर्यमल मिश्रन व मुहनोत नैन्सी ने किया। चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से हमें जानकारी मिलती है कि गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू पर यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की और वो 4 योद्धा क्रम से हैं प्रतिहार, परमार, चालुक्य व चौहान। चौहानों की उत्पत्ति का अगला मत है कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्य वंश से हुई। तो चौहानों की उत्पत्ति दूसरा मत पढ़ रहे हैं हम सूर्य वंश। सूर्यवंशी चौहान है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है नरपति नाल्ल की पुस्तक बीसलदेव रासो से। अगला हमें जो मत मिलता है जयानक की पुस्तक पृथ्वीराज विजय से। अगला हमें चौहानों की उत्पत्ति का मत जो सूर्य वंश हम पढ़ रहे हैं, अगला मत मिलता है, हमें जानकारी मिलती है इस मत की नयनचंद्र सूरी की पुस्तक हम्मीर महाकाव्य से। अगली जानकारी मिलती है हमें जोधराज की पुस्तक हम्मीर रासो से।
इन चारों ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्य वंश से हुई है। इस मत का समर्थन किया है, इस मत का जो समर्थन किया वो किया अपना पंडित, समर्थन किसने किया? पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। हम पढ़ रहे हैं चौहान वंश की जो उत्पत्ति के बारे में दूसरा मत सूर्यवंशी बताए गए हैं। इसकी जानकारी बिसलदेव रासो पुस्तक से, पृथ्वीराज विजय पुस्तक से, हम्मीर महाकाव्य से, हम्मीर रासो से मिलती है तथा इस मत का समर्थन पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने किया है। चौहानों की उत्पत्ति का अगला मत है कि चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। ब्राह्मणों की संतान, चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है बिजौलिया शिलालेख से। बिजौलिया शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स ऋषि की संतान बताए गए हैं, यानी कि इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बिजौलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इस शिलालेख का अध्ययन किया पंडित दशरथ शर्मा ने। पंडित दशरथ शर्मा ने इस शिलालेख का अध्ययन करके बताया कि जो चौहान हैं ये ब्राह्मणों की संतान है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। एक है अपना ग्रंथ है कायम खां रासो नामक ग्रंथ। कायम खां रासो नामक ग्रंथ है जो लिखा है जान कवि ने। जान कवि द्वारा रचित ग्रंथ कायम खां रासो में भी चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। हम चौहानों वंश की उत्पत्ति का तीसरा मत पढ़ रहे हैं, ब्राह्मणों की संतान बताए गए हैं। सबसे पहले हमने देखा बिजौलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। अगला हम मत पढ़ रहे हैं, इसी मत में हम डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया गया है, और कायम खां रासो नामक पुस्तक जो जान कवि द्वारा रचित है इसमें भी चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। चौहानों की उत्पत्ति का अगला मत है कि चौहानों को विदेशी संतान बताया गया है, विदेशियों की संतान बताया गया है। तो विदेशी जो मत है इसका समर्थन करने वाले दो व्यक्ति हैं, जबकि चौहानों को विदेशी बताने वाला एक इतिहासकार हैं जो वो है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को विदेशी बताया है, जबकि कर्नल जेम्स टॉड के मत का जो समर्थन किया है, वो किया है क्रुक व स्मिथ नामक इतिहासकारों ने। हम पढ़ रहे हैं शाकंभरी के चौहान वंश की उत्पत्ति का चौथा मत, यानी कि चौहानों को विदेशी बताया गया है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार चौहानों को विदेशी बताया गया। कर्नल जेम्स टॉड के जो मत है उसका समर्थन क्रुक व स्मिथ ने किया है। अगला जो मत है हमारा, चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है कि चौहान है ये चंद्रमा से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इसका मत हमें दो स्थानों से मिलता है। एक तो मिलता है अपना हांसी का शिलालेख, वह चंद्रवंशी का जो मत, दूसरा जो हमें मत मिलता है वो मिलता है अचलेश्वर का शिलालेख से। आगे हम देखेंगे चौहानों की उत्पत्ति के अन्य मत, कुछ महत्वपूर्ण जो अन्य महत्वपूर्ण मत हैं उनके बारे में। चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया है। चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है सेवाड़ी के शिलालेख से। सेवाड़ी के
शिलालेख से। चौहानों को एक और अन्य मत है, उसमें बताया गया है खज जाति के वंशज, खज जाति के वंशज। चौहानों को खज जाति का जो वंशज बताया गया है वो बताया है डॉक्टर भंडारकर द्वारा। डॉक्टर भंडारकर द्वारा चौहानों को खज जाति का वंशज बताया गया है। एक और अन्य महत्वपूर्ण मत है वो बताया है गुरु वशिष्ठ की आंख से, गुरु वशिष्ठ की आंख से। चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से बताई है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। गुरु वशिष्ठ की आंख से जो चौहानों की उत्पत्ति, इसके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो मिलती है सुंधा माता के शिलालेख से। सुंधा माता के शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। चौहानों की उत्पत्ति के अन्य मत है इंद्र का वंशज की जानकारी मिलती है सेवाड़ी के शिलालेख से। चौहानों की उत्पत्ति खज जाति से हुई है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है डॉक्टर भंडारकर के द्वारा। गुरु वशिष्ठ की आंख से चौहानों की उत्पत्ति हुई है, इसकी जानकारी हमें मिलती है सुंधा माता के शिलालेख से। आगे हम देखेंगे चौहानों का मूल स्थान। चौहानों को जो मूल स्थान के बारे में हमें 3 स्थान बताए गए हैं। तो सबसे पहले चौहानों का जो मूल स्थान बताया गया है पुष्कर के आसपास का क्षेत्र। चौहानों का जो मूल स्थान बताया गया है पुष्कर के आसपास का क्षेत्र। इसकी जानकारी हमें 2 ग्रंथों से मिलती है। पहला ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य से। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों का मूल स्थान पुष्कर के आसपास का क्षेत्र बताया गया है, जबकि दूसरा ग्रंथ है सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र नामक ग्रंथ में भी चौहानों का जो मूल स्थान बताया गया है वो पुष्कर के आसपास का क्षेत्र बताया गया है। अगला जो चौहानों का मूल स्थान बताया गया है वो बताया गया है अनंत प्रदेश सीकर। अनंत प्रदेश जो क्षेत्र है सीकर में है, सीकर का ये प्राचीन नाम है। अनंत प्रदेश से चौहानों का जो मूल स्थान बताया गया है इसकी जानकारी हमें मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है हर्षनाथ शिलालेख से। हर्षनाथ शिलालेख से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला जो मूल स्थान हमें मिलता है वो मिलता है सांभर झील के आसपास का क्षेत्र। तो सांभर झील के आसपास का जो क्षेत्र की जानकारी हमें मिलती है चौहानों की वो मिलती है पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक से। पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ लिखा वो जयानक ने लिखा था, इसमें हमें जानकारी मिलती है। तो अभी हमने देखा चौहानों का मूल स्थान। तो सबसे पहले पुष्कर के आसपास का क्षेत्र चौहानों का मूल स्थान बताया गया, इसके बारे में हमें 2 ग्रंथों से जानकारी मिलती है। हम्मीर महाकाव्य जो नयनचंद्र सूरी का ग्रंथ है, सुरजन चरित्र नामक जो ग्रंथ है ये चंद्रशेखर नामक कवि ने लिखी थी। अनंत प्रदेश जो मूल स्थान बताया गया है यह इसकी जानकारी हर्षनाथ शिलालेख से मिलती है, जबकि चौहानों का मूल स्थान सांभर का बताया गया है, इसके बारे में हमें जानकारी पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ से मिलती है। आगे हम देखेंगे शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक के बारे में कि शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। तो सबसे पहले जो संस्थापक मिलते हैं हमें वो इसके बारे में जानकारी मिलती है वासुदेव चौहान। शाकंभरी में चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो वासुदेव चौहान ने की थी, और कब की थी 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की थी। आगे हम वासुदेव चौहान के बारे में जानेंगे कि इन्होंने सांभर झील का निर्माण करवाया। सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया। अब यहाँ से हमें 2 प्रश्न बनते हैं कि सांभर झील मूलतः है, तो सांभर झील मूलतः प्राकृतिक झील है, लेकिन सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सांभर झील है वो कृत्रिम झील है,
तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया। अगला जो वासुदेव चौहान से संबंधित प्रश्न बनता है कि वासुदेव चौहान ने सांभर में या शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। शाकंभरी माता का मंदिर, वासुदेव चौहान ने शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया और इस मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? सांभर में इस मंदिर का निर्माण करवाया। सांभर का प्राचीन नाम क्या है? अपना शाकंभरी। सांभर का ही प्राचीन नाम क्या है? शाकंभरी। वासुदेव चौहान ने अपनी कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया था। कहाँ पर? सांभर में बनवाया था। इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। वासुदेव चौहान का जो राज्य था शाकंभरी, इसकी जो प्राचीनतम राजधानी की बात करें या प्राचीन राजधानी की बात करें तो वो हमें जानकारी मिलती है प्राचीन राजधानी की अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर चौहानों की शाकंभरी की प्राचीन राजधानी बताई है, अहिछत्रपुर है। अहिछत्रपुर का वर्तमान जो नाम की जानकारी मिलती है या अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है नागौर के नाम से। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 551 में। इसलिए वासुदेव चौहान को शाकंभरी का चौहान वंश का संस्थापक कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। इसे ही शाकंभरी के चौहान वंश का मूल पुरुष कहते हैं। इसे ही शाकंभरी के चौहान वंश का आदि पुरुष कहते हैं। इसे ही शाकंभरी के चौहान वंश का पितृ पुरुष भी कहते हैं। एक बार फिर से शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक के बारे में हम जान रहे थे। तो शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान हैं। इन्होंने शाकंभरी में 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। इसीलिए वासुदेव चौहान को शाकंभरी का चौहान वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष व पितृ पुरुष के नाम से जाना जाता है। सांभर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने करवाया। वैसे मूलतः सांभर झील प्राकृतिक झील है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील कृत्रिम झील है। शाकंभरी की प्राचीन राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। वासुदेव चौहान ने सांभर में शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया था। वासुदेव चौहान के बाद में अगला चौहान वंश का महत्वपूर्ण शासक जो के बारे में जानकारी मिलती है वो है आपके दुर्लभराज प्रथम। दुर्लभराज प्रथम के बारे में हमें एक पंक्ति याद रखनी होती है कि इसके शासन काल में सर्वप्रथम मुसलमानों ने आक्रमण किया था। सर्वप्रथम मुसलमानों ने आक्रमण किस चौहान वंश के शासक के समय किया? तो इससे इसका आंसर होता है कि सर्वप्रथम मुसलमानों ने आक्रमण दुर्लभराज प्रथम के समय किया। मुसलमानों ने आक्रमण किया। अगले शासक हैं हमारे भूबकफस्ट। भूबकफस्ट के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि एक बार गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक नागभट्ट द्वितीय ने बंगाल के शासक धर्मपाल पर आक्रमण किया। तो धर्मपाल के साथ भूबकफस्ट ने नागभट्ट द्वितीय का साथ दिया तथा धर्मपाल को हराया था। तो नागभट्ट द्वितीय ने इन्हें वीर की उपाधि दी थी। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। नागभट्ट द्वितीय ने भूबकफस्ट को वीर की उपाधि दी थी। यानी कि भूबकफस्ट हैं ये पहले चौहान वंश के शासक हैं जिन्होंने वीर की उपाधि धारण की थी। अगले शासक हैं अपने चंदनराज। चंदनराज ये चौहान वंश के महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने दिल्ली के शासक रुद्रन या फिर इसका दूसरा नाम हमें मिलता है रुद्रपाल को पराजित किया था। चंदनराज हैं यह चौहान वंश के ऐसे शासक, पहले शासक हैं जिन्होंने दिल्ली के शासक रुद्रपाल को परास्त किया था तथा इनकी एक रानी थी जिसका नाम है रानी रुद्राणी। इनके बारे में बड़ा महत्वपूर्ण एक रोचक जानकारी प्राप्त होती है। रानी रुद्राणी को आत्म प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। यह रानी रुद्राणी या आत्म प्रभा नाम की जो चंदनराज की पत्नी थी, ये रोज प्रतिदिन 1000 दीपक महादेव के सामने पुष्कर झील के
किनारे जलाती थी। 1000 दीपक किस पर जलाती थी? महादेव पर। कहाँ जलाती थी? ये जलाती थी पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे। पुनः देखें, हमने वासुदेव चौहान पढ़ा, उसके बाद में दुर्लभ राज प्रथम। यह चौहान वंश के ऐसे प्रथम शासक हैं जिनके समय सर्वप्रथम मुसलमानों ने आक्रमण किया था। उसके बाद हमने देखा गोवक फर्स्ट। गोवक फर्स्ट है ये नागभट्ट द्वितीय, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, उसके सामंत थे। यानी कि धर्मपाल पर जब नागभट्ट द्वितीय ने आक्रमण किया था, तब चौहान शासक गोवक फर्स्ट ने नागभट्ट द्वितीय का साथ दिया तथा धर्मपाल को पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय ने गोवक फर्स्ट को वीर की उपाधि दी थी। फिर अगला शासक के बारे में जानकारी मिलती है चंदन राज। चंदन राज ने दिल्ली के शासक रुद्रपाल को परास्त किया तथा चंदन राज की पत्नी रानी रुद्राणी, जिसे आत्मप्रभा के नाम से भी जाना जाता है, रानी रुद्राणी जिसे आत्मप्रभा के नाम से जाना जाता है, ये क्या करती? प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर झील के किनारे महादेव के मंदिर पर जलाती थी। अगले शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वह है गोवक सेकंड। गोवक द्वितीय जो शासक बने, इनके बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि गोवक जो द्वितीय थे, ये गुर्जर प्रतिहार के शासक मिहिर भोज के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार के शासक मिहिर भोज के सामंत थे गोवक द्वितीय। गोवक द्वितीय ने क्या किया? अपने राज्य विस्तार के लिए अपनी बहन कलावती की शादी मिहिर भोज के साथ में की थी। गोवक द्वितीय के बाद में अगले शासक जो उनके बारे में जानकारी मिलती है, वह है बागपति राज प्रथम। बागपति राज प्रथम है। इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इनको जो पड़ोसी शासक थे वो बप्प राज के नाम से जानते थे। यानी कि इनकी उपाधि है बागपति राज प्रथम की, कि इन्हें बप्प राज के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में हर्षनाथ के शिलालेख में एक और उपाधि मिलती है हमें। हर्षनाथ का शिलालेख है, यह सीकर में है। तो हर्षनाथ का जो शिलालेख है, इसमें बागपति राज को महाराज की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो हर्षनाथ शिलालेख में बागपति राज फर्स्ट को महाराज के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में 188 युद्ध लड़े थे। अगले बागपति राज के बाद में अगले शासकों के बारे में जानकारी क्रम से हम लेते हैं। तो आते हैं सिंहराज। सिंहराज एक महत्वपूर्ण शासक हुए। इन्होंने दिल्ली के शासक व गुर्जर प्रतिहार के शासकों का सामना किया तथा यह चौहान वंश के प्रथम शासक हैं सिंहराज, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। तो चौहान वंश के प्रथम शासक जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार के सामंत का पद छोड़ा, यानी अधीनता अस्वीकार की। गुर्जर प्रतिहार वंश की अधीनता को अस्वीकार किया सर्वप्रथम किसने? सिंहराज ने। सिंहराज के बाद में अगले शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वे हैं अपने विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि इन्हें मतंगा के नाम से जाना जाता था। यानी कि विग्रहराज द्वितीय की जो उपाधि थी वो क्या थी? मतंगा। अगले इनके बारे में जानकारी मिलती है कि विग्रहराज द्वितीय हैं, ये चौहान वंश के यानी शाकंभरी के चौहान वंश के प्रथम प्रतापी शासक थे। प्रथम प्रतापी शासक थे। शाकंभरी के चौहान वंश के किस शासक को मतंगा की उपाधि से विभूषित किया गया? विग्रहराज द्वितीय को। शाकंभरी के चौहान वंश के प्रथम प्रतापी शासक कौन थे? विग्रहराज द्वितीय। अगला इनके बारे में प्रश्न बनता है कि इन्होंने गुजरात के शासक मूलराज को पराजित किया। मूलराज को पराजित किया। ये मूलराज कहाँ के शासक थे? तो मूलराज शासक थे गुजरात के। इन्होंने गुजरात के शासक मूलराज को पराजित किया तथा इसी खुशी में इन्होंने भड़ौच नामक स्थान पर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ बनवाया? विग्रहराज द्वितीय ने भड़ौच नामक स्थान पर किस शासक को हराया था? मूलराज को हराया था। यह चौहान वंश के प्रथम प्रतापी शासक थे और इनकी उपाधि क्या थी? मतंगा। आशापुरा माता का
मंदिर बनवाया। अगले शासक के बारे में जानकारी मिलती है, वह है चौहान वंश के दुर्लभराज द्वितीय। दुर्लभराज द्वितीय की दो उपाधि हैं, दुर्लभ मेरु, दुर्लभ मेरु। वह इन्हें दुर्लभराज द्वितीय की पहली उपाधि दुर्लभ मेरु है तथा इनकी दूसरी उपाधि है वह है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। अगले शासक के बारे में चौहान वंश के अगले शासक की जानकारी मिलती है, गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय की दो उपाधि महत्वपूर्ण हैं। एक तो कहा गया है शत्रु संहारक, इन्हें गोविंद तृतीय को शत्रु संहारक कहा गया है तथा इन्हें बैरी घरट के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बैरी घरट के नाम से जाना जाता है। गोविंद तृतीय की दो उपाधियां शत्रु संहारक व बैरी घरट। दोनों उपाधियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है जयानक की पुस्तक पृथ्वीराज विजय से हमें जानकारी मिलती है। इनके बारे में इतिहासकार फरिश्ता ने कहा था, गोविंद तृतीय के बारे में इतिहासकार फरिश्ता ने कहा कि वो चौहान वंशी शासक हैं ये जिन्होंने गजनी के शासक को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोका। पुनः देखें बिग्रराज द्वितीय की उपाधि क्या है, मतंगा। यह चौहान वंश के प्रथम प्रतापी शासक थे। बिग्रराज द्वितीय ने गुजरात के शासक मूलराज को पराजित किया तथा भड़ौच नामक स्थान पर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। अगले शासक हैं दुर्लभराज द्वितीय। इन्हें दुर्लभ मेरु व महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित किया गया। दुर्लभ मेरु का अर्थ होता है जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना करे। गोविंद तृतीय की दो उपाधियों के बारे में जानकारी मिलती है, शत्रु संहारक व बैरी घरट। दोनों उपाधियों की जानकारी पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ से मिलती है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। गोविंद तृतीय के बारे में फरिश्ता ने कहा है कि ये वो चौहान वंश के शासक हैं जिन्होंने गजनी के शासक को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोका था। शाकंभरी के चौहान वंश के अगले शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वह है बागपति राज द्वितीय। बागपति राज जो द्वितीय शासक हुए, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि इन्होंने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को युद्ध भूमि में मारा था। इसलिए ये इतिहास में काफी चर्चित रहे हैं। अगले शासक हैं हमारे वीर्यराम। ये शाकंभरी के चौहान वंश के शासक थे। इनके समय गजनी के शासक महमूद गजनबी ने शाकंभरी पर आक्रमण किया। वीर्यराम के समय महमूद गजनबी ने शाकंभरी पर आक्रमण किया था। अगले शासक हमारे दुर्लभराज तृतीय। अगले शासक हैं दुर्लभराज तृतीय। दुर्लभराज तृतीय जो शाकंभरी के चौहान वंश के शासक थे, इनकी मात्र उपाधि याद रखनी होती है। इनकी उपाधि थी दूसर। अगले शाकंभरी के चौहान वंश के शासक हैं पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम शाकंभरी के चौहान वंश के प्रथम शासक हैं जिन्होंने परम भट्टारक महाराजा
धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। शाकंभरी के चौहान वंश के पहले शासक जिन्होंने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की तो वह है पृथ्वीराज प्रथम। इन्हीं को राजशेखर नामक व्यक्ति ने या कवि ने, राजशेखर नामक कवि ने अपनी पुस्तक प्रबंध कोश में राजशेखर ने इन्हें तुर्क सेना का विजेता कहा है। तुर्क सेना का विजेता कहा है। हमने अगले शासक पढ़े दुर्लभराज तृतीय जिन्हें दूसल की उपाधि से विभूषित किया गया। अगले शासक पृथ्वीराज प्रथम, ये पहले शासक थे जिन्होंने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तथा गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल के दरबारी कवि राजशेखर ने प्रबंध कोश नामक पुस्तक लिखी जिसमें इनको तुर्क सेना का विजेता कहा है। कल के एपिसोड में हम अजयराज नामक शासक से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।